चित्रदेवा के तिलिस्मी कार्य। तांत्रिक नूरा इस वक्त महल से काफी दूर जंगल में नदी के किनारे अपना तांत्रिक तपस्या में बैठा हुआ था और उसका शिष्य सुरा आसपास निगाह रखे हुए था। सुरा मन ही मन में, गुरुदेव अभी भी मुझे पूरा ज्ञान नहीं दे रहे, इनके पास बहुत सी तांत्रिक विद्या है। मुझे लगता है गुरुदेव ज्ञान मुझे इतनी आसानी से नहीं सौंपने वाले। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे गुरुदेव मुझ पर मेहरबान हो जाए। तांत्रिक नूरा अपनी तांत्रिक विद्या को जागृत करते हुए इस वक्त एक काले भंवरे के रूप में आ गया था। तांत्रिक नूरा, अच्छा सुरा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जरा महल का एक राउंड लगाकर आता हूं और राजकुमारी से मिलकर उसे अपने जाल में उलझाने की कोशिश करता हूं। सुरा अपने गुरु की बात सुनकर, आप ऐसे जाएंगे गुरुदेव? अभी थोड़ी देर पहले हम बाज के रूप में गए थे, तब हमारे पीछे राजा के सैनिक पड़ गए थे। अब आप भंवरे के रूप में जाओगे और चिड़िया आपको मुंह में दबाकर उड़ जाएगी। तांत्रिक नूरा, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें बौद्ध नहीं? कोई भी मेरे रूप को छू नहीं सकता है। सुरा, पर गुरुदेव देख तो सकता है ना। अब इस रूप में अगर पंछी आपको देखेंगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे मारने के लिए, और फिर राजकुमारी देखेगी तो क्या सोचेगी? आपका यह तरीका मुझे पसंद नहीं आया। तांत्रिक नूरा, अब तू अपने गुरु को बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं तुझे अभी मच्छर बनाकर उड़ा देता हूं और तो फिर वापस अपने वास्तु रूप में भी नहीं आ पाएगा तू। ऐसा बंधन मैं तुझ पर लगा दूंगा। सुरा, अरे गुरुदेव आप तो नाराज हो रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा विचार है जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तांत्रिक नूरा अगले ही पल अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। चल बता, क्या विचार है तेरा? सुरा, गुरुदेव क्यों ना आप वहां पर एक राजकुमार बनकर जाए और मैं आपका छोटा भाई। आप राजकुमारी पर अपना प्रभाव छोड़कर उसे अपना बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तांत्रिक नूरा कुछ सोचने लगता है। हमारी बात ठीक लग रही है, इससे हम राजमहल के लोगों से मित्रता भी कर सकते हैं ताकि हम उनका फायदा उठा सकें। सुराज, जी गुरुदेव, इसलिए मैं कह रहा हूं हमें इंसानी रूप में महल के अंदर जाना चाहिए। तांत्रिक, तो फिर चलने का बंदोबस्त करो, और इस बार बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए कि हर कोई देखता रह जाए। सुरा, जी गुरुदेव, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, राजकुमारी आपको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएगी। तांत्रिक, चल फिर काम पर लग जाओ, तब तक मैं आराम करता हूं। और वही नदी के पास जाकर पानी को हाथ में लेकर उसे जमीन पर डालता है और वहां एक सुंदर सा बिछावन लग जाता है और फिर उस पर आराम से लेट जाता है। सुरा नदी के पास के पत्थरों से कलाकृति बनाने लग जाता है और वो कई तरह के खूबसूरत डिजाइन्स बना रहा था। दूसरी तरफ इस वक्त दरोगा सौरभ और चित्रदेवा गांव के लोगों से मिल रहे थे। चित्रदेवा, सुनिए भाई, हम प्रदेश से आए हैं, क्या आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं? युवक उन दोनों को बड़े ध्यान से देखता है। जी बोलिए, क्या सहायता चाहिए आपको? दरोगा, हम बहुत दूर प्रदेश से आए हैं आपके क्षेत्र में, क्या हमें यहां रहने का स्थान मिल जाएगा ताकि हम यहां रहकर आपके क्षेत्र में कोई काम कर सके? युवक, हाँ क्यों नहीं, आप यहां से सीधे चले जाइए, फिर दाहिने तरफ मुड़ जाना, वहां नगर सेठ का घर है, वो आपको रहने का स्थल दे सकते हैं। चित्रदेवा, अरे भाई, हमें कोई इतनी बड़ी जगह में नहीं रहना, हमें तो कोई छोटी सी झोंपड़ी दिलवा दो जहां हम दोनों रह सके। युवक इन दोनों को फिर से ऊपर से नीचे तक देखता है। अरे लगते तो आप दोनों धन्ना सेठ हो, फिर अब इतनी कंजूसी किस लिए? आप दोनों झोपड़ी में कैसे रह लोगे? चित्रदेवा, अरे तुम फिक्र मत करो, हम रह लेंगे, बल्कि हम अपनी ऊंची जिंदगी छोड़कर आम लोगों की तरह रहने ही तो आए हैं, इसीलिए कोई झोपड़ी का स्थल हमें चाहिए। युवक, ठीक है, आओ मेरे साथ। और फिर ये दोनों उस युवक के पीछे चल देते हैं। कुछ समय पश्चात युवक उन दोनों को लेकर एक झोपड़ी के पास आ गया था। तो उसके चारों तरफ खेत खलिहान नजर आ रहे थे और एक दिशा की तरफ नदी के बहने की आवाज भी आ रही थी और एक तरफ घना वन क्षेत्र भी नजर आ रहा था। युवक, क्या तुम दोनों यहां रह सकते हो? देख लो अच्छी तरह से, बाद में ना कहना कि हम दोनों को ऐसी जगह पर लाकर रख दिया। दरोगा सौरभ, क्यों भाई, यहां कोई खतरा है? मुझे तो ये मेरी पसंदीदा जगह लग रही है,
तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया चित्रदेवा भाई, और देने के लिए तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है। युवक, कोई बात नहीं, मुझे तो लोगों की जरूरत थी जो मेरे सारे खेत खलिहान को देख सके और यहां अन्न उपजा सके। अगर तुमने मेरा ये सब खेत खलिहान संभाल लिया तो मैं तुम्हें मेहनताना भी दूंगा। बोलो, मंजूर है? चित्रदेवा, आप तो बड़े महान हो। आपने तो हमारे काम की समस्या भी दूर कर दी। हम तो यहां ऐसे ही जिंदगी जीने का शौक रखकर आए थे। दरोगा, आपका नाम क्या है? युवक, मेरा नाम गंगा कुमार है। दरोगा सौरभ, आप फिक्र मत कीजिए, हम यहां बहुत ही अच्छी फसल लहरा देंगे। ऐसी फसल होगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। गांव को छोड़ो, पूरा नगर देखता रह जाएगा। गंगा कुमार, अच्छा, पर याद रखना उधर जंगल से बहुत से जानवर आ जाते हैं और यहां बिल्कुल भी फसल को होने नहीं देते। वो जानवर रात को तुम्हारी फसल को उजाड़ देंगे और तुम्हारी महीनों की मेहनत एक रात में ही धराशायी हो जाएगी। दरोगा, अच्छा, क्या जंगल की तरफ से इतने जानवर आ जाते हैं? गंगा, हाँ बहुत, और कई बार तो इतने खूंखार जानवर आ जाते हैं कि तुम्हारे बैलों को भी मार कर खा जाए। दरोगा, अरे हाँ, अभी तो हमें बैलों की भी जरूरत पड़ेगी खेती करने के लिए। गंगा कुमार, पर मेरे बैलों को तो जंगली जानवर खा गए, अब तुम बैल कहां से लाओगे? मैं तो दे नहीं पाऊंगा तुम्हें, और बैलों को अपने बस में करना आसान नहीं है, इसीलिए तुम्हें जंगल में ही जाना होगा और वहां से पकड़ के लाने होंगे। तांत्रिक, ठीक है गंगा कुमार जी, आपने हमारी काफी मदद की, अब हम यहां सब कुछ संभाल लेंगे। दरोगा, पर यहां पीने का पानी कहां मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। गंगा, झोंपड़ी के अंदर कलश रखा हुआ है और उस तरफ नदी बहती है, वहां से पीने का पानी तुम ला सकते हो, पर हां ध्यान रखना, नदी में बहुत बड़े बड़े मगर हैं, इसलिए दिन के वक्त ही पानी भरने जाना, वरना वो तुम्हें मार के खा जाएंगे। तांत्रिक चित्रदेवा, पहले अभी हम थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद यहां की व्यवस्था ठीक करने लगेंगे। गंगा कुमार, अच्छा, अभी मैं चलता हूं, बीच बीच में आपसे मिलने आता रहूंगा। मेरा भवन इस गांव के दूसरी तरफ है और वहां से निकल जाता है। चित्रदेवा झोंपड़ी के अंदर जाता है और उसका निरीक्षण करता है। झोंपड़ी कुछ ज्यादा खास बड़ी नहीं थी और ना ही वो कुछ सामान था। एक तरफ एक छोटा सा चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन रखे हुए थे। दरोगा एक तरफ पड़े मिट्टी के कलश को उठा लेता है। अच्छा बाबा, मैं पानी भर लाता हूं नदी से, फिर आकर यहां की सफाई कर दूंगा। चित्रदेवा मुस्कुराकर देखते हैं, ठीक है, तुम पानी भर लाओ। दरोगा सौरभ मटका उठाकर नदी की तरफ बढ़ जाता है। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसे पानी भरने जा रहा। बाहर का वातावरण भी उसे एकदम नया प्रतीत हो रहा था। नदी की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी, जो शायद ज्यादा दूर नहीं थी। दरोगा सौरभ, मुझे उस तरफ जाकर जंगल की तरफ से पानी भरना चाहिए, शायद वहां कोई शिकार भी मिल जाए। और सौरभ पानी भरने जंगल की तरफ चल देता है जहां से नदी आती थी। कुछ समय पश्चात दरोगा सौरभ खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए नदी के पास पहुंच गया। दरोगा, कितना निर्मल और साफ जल है, और एक अब हमारे समय की नदियां, उसमें जाने कितनी गंदगी लोग बहाते थे। फिर वो मटका लेकर आगे बढ़ जाता है और ध्यान से देखते हुए पानी भर लेता है। दरोगा सौरभ अभी चलने को हुआ ही था कि उसे किसी चीज के टकराने की आवाज आनी शुरू हो जाती। सौरभ, आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि पत्थरों को टकरा रहा है। ये देखना होगा, शायद कोई कुछ बना रहा है, शायद मेरे भी काम आ जाए। सौरभ ध्यान से नदी के तट की तरफ देखने लगता है और उसे दूर पत्थरों के पीछे दो आदमी नजर आते। ये दोनों तांत्रिक नूरा और सुराही थे। नूरा जहां पानी के बने बिस्तर पर आराम से लेटा था और आराम कर रहा था, दूसरी तरफ सुरा पत्थरों से कुछ बना रहा था। दरोगा, और ये तो वही दोनों मानव हैं जो सांप के ऊपर बैठकर यहां आए थे। ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? एक आदमी ये छोटी छोटी मूर्तियां क्या बना रहा है पत्थरों को तोड़कर? सौरभ सोच में पड़ जाता है, मुझे इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए। इन दोनों का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, और जिस तरह के विशाल सर्प में बैठकर ये लोग आए थे वो तो बेहद हैरत अंगेज भी था। दरोगा सौरभ एक बड़े पत्थर के पीछे अपने आप को छुपा लेता है
और वहीं से उन दोनों पर निगाह रखता है कि ये क्या कर रहे हैं। दरोगा, एक शख्स सोया किसमें है? उसके नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस पानी की तरह कुछ लहरा रहा है। ये कौन सा बिस्तर है और कैसे बना है? मुझे तो ये दोनों कोई बहुत बड़े मायावी लग रहे हैं। थोड़ा संभल कर ही यहां बैठना होगा और अपने आप को पत्थर की ओट में थोड़ा अच्छी तरह से छुपा लेता है। दूसरी तरफ बलवान दोबारा से अमर और विजय के कक्ष में आ गया था और आवाज देकर उन्हें जगा रहा था। अमर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? भोजन का समय हो गया है, उठ जाओ आप दोनों। अमर और विजय बलवान की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। विजय, जी बलवान भाई, आप अंदर आ सकते हो, और उसे अंदर आने की आज्ञा दे देता है। बलवान, अगर आप नहाना चाहते हैं तो आपकी व्यवस्था कर दी गई है। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नहाने का बेहद मन हो रहा था। बलवान, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्वच्छ सरोवर में ले चलता हूं। और फिर अपने दास को 2 जोड़ी वस्त्र लेकर आने को बोलता है। अमर, क्या हमें अब सरोवर में नहाने जाना पड़ेगा? क्या यहीं पर नहाने की व्यवस्था नहीं हो सकती? बलवान, यहां पर कैसे नहाओगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, सभी लोग सरोवर पर ही जाकर स्नान करते हैं। वहां नहाने के घाट बनाए गए, वहीं आप दोनों के नहाने की व्यवस्था की गई है। चलिए आप। विजय, हाँ हाँ चलो, वहां तो नहाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और फौरन चलने के लिए तैयार हो जाते। कुछ ही समय में बलवान विजय और अमर को लेकर सरोवर की तरफ बढ़ गया था। उसके कुछ दास भी उसके साथ थे जो उनके वस्त्र उठाकर साथ चल रहे थे। विजय सरोवर में नहाने के नाम से ही बेहद उत्साहित था, पर अमर को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ समय पश्चात सभी सरोवर पर पहुंच गए थे, जहां कई नहाने के लिए घाट बनाए गए थे। नारी जाति के नहाने के लिए अलग से व्यवस्था वहां की गई थी। विजय सरोवर के निर्मल और स्वच्छ पानी को देखकर बेहद खुश हो गया था। सरोवर में बेहिसाब कमल के फूल भी खिले हुए थे। विजय फौरन अपने कपड़े उतारता है और सरोवर में जंप लगा देता है और तैरने का आनंद लेने लगता है। अमर, आराम से विजय, इतनी जल्दबाजी मत करो। अभी अमर ने दुर्घटना का नाम लिया ही था कि एक तरफ से औरतों के चिल्लाने की आवाज आती। बचाओ बचाओ, राधिका पानी में डूब रही है, जल्द आना, उसे पानी में खींच के ले जा रहा है। और सब औरतें अपने घाट से ऊपर की तरफ भाग गई थी और वहां से चिल्लाते हुए उन सभी को मदद के लिए पुकार रही थी। बलवान उन औरतों की चीख सुनकर, जल्दी से बाहर आ जाओ विजय, लगता है जल दानवो आज शिकार पर आ गया है। विजय तेजी से तैर कर ऊपर आ जाता है। अमर, वो कौन है? उस लड़के को पानी में खींचकर कहां ले जा रहा है? अमर पानी में वो दृश्य देखकर भयभीत हो गया था। जल दानव डरावना और खतरनाक नजर आ रहा था। उसने एक लड़की को अपने कंधे पर डाल रखा था और पानी में तैरता हुआ सरोवर के बीच में बने टापू की तरफ बढ़ रहा था। अमर और विजय अपने समय में सुनाई जाने वाली कहानियां, जिसमें राक्षसों का जिक्र होता था, आज उस राक्षस को सामने देखकर बेहद आश्चर्य और रोमांच में आ गए थे। कहानियों की परिकल्पना उनके सामने यथार्थ हो रही थी। विजय, ये तो शायद राक्षस है, तो उस लड़की को ले गया, हमें उसे बचाना चाहिए। बलवान, उसे कोई नहीं हरा सकता, वो जल दैत्य है और इस सरोवर पर उसे का बस चलता है। अगर हमें सरोवर का पानी चाहिए तो हम उसे इतनी मनमानी करने से रोक नहीं सकते। अमर, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं उसे रोकने जाऊंगा। और फिर ऊंची आवाज में उस राक्षस को चिल्लाकर लड़ाई के लिए उकसाता है। विजय सरोवर के पास पड़े पत्थर को उठाकर बड़ी जोर से फेंकता है, जो सीधा उस जल दैत्य के सिर पर जा लगता है। विजय, देखो मेरा निशाना कितना सटीक है। एक ही पत्थर में उसके खोपड़ी में घंटी बज रही होगी। और फिर एक और पत्थर उठाकर उस राक्षस पर निशाना साधता है और बड़ी जोर से फेंक के मारता है। पर इस बार उस जल दैत्य ने अपनी पूंछ को लहराया और पानी से एक विशाल पूंछ ने उस पत्थर को वापस विजय की तरफ ही फेंक दिया। अमर तेजी से विजय को लेकर एक तरफ गिर पड़ता है और पत्थर उसके सिर के पास से गुजर गया। अगर पत्थर विजय के सिर पर लग जाता तो यकीनन विजय का सिर चकनाचूर हो जाना था। अमर, थोड़ा संभल कर लड़ाई लड़ो, ऐसे तो ये तुम्हें एक पल में ही मार डालेगा। बलवान, ये तुम दोनों ने क्या किया? उस जल दैत्य से दुश्मनी मोल ले ली। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मारने तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। वो तुम्हें मारे बिना वापस अपने महल के अंदर जाने वाला नहीं है। वहां सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे और चिल्ला रहे थे, जल दैत्य अब तुम दोनों को मारने आने वाला है,
जल्दी से सब भाग चलो। और देखते ही देखते वहां नहा रहे सभी लोग भाग के गांव की तरफ चले जाते हैं। पहलवान, जल्दी चलो, यहां रुकना ठीक नहीं, जल दैत्य हमारी तरफ पड़ रहा है। अमर अपने बैग से चाकू निकाल लेता है। अब इसी चाकू से मैं उसकी गर्दन काट डालूंगा। आज के बाद यह सरोवर उस दैत्य से मुक्त हो जाएगा। विजय, पानी में जाने की जरूरत नहीं अमर भाई, उसे ऊपर ही आने दो, यहां लड़ना हमारे फायदे में होगा। पहलवान, तुम्हारा यह चाकू कुछ नहीं कर पाएगा उस दैत्य का, क्योंकि उस दैत्य की जान उस टापू पर बने एक मंदिर के अंदर रखी मूर्ति में। जब मंदिर में रखी राक्षस की मूर्ति को तोड़ा जाएगा तब जाकर यह दैत्य मर सकता है। विजय, तो फिर अभी तक उस मूर्ति को तोड़ा क्यों नहीं गया? अब तक तो उस मूर्ति को तोड़ दिया जाना चाहिए था, ताकि यह सरोवर इस राक्षस से मुक्त हो सके। बलराज, इस सरोवर के अंदर इस राक्षस की पूरी सेना रहती है, और जो भी उस टापू की तरफ जाने की कोशिश करता है उसे मौत की नींद सुला देती है। इसीलिए आज तक कोई भी उस टापू पर नहीं जा पाया। अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? अच्छा है, अब तुम दोनों यहां से भाग चलो, यहां तुम लड़कर दैत्य नहीं जीत सकते। अमर, ये तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई। फिर तो हमें कुछ करना ही होगा जल दैत्य को नष्ट करने के लिए। विजय, अमर भाई, हमें दिमाग से काम लेना होगा, जोश से नहीं, क्योंकि हम जोश से मारने गए तो यह हम दोनों को थोड़ी देर में ही चबा जाएगा। अच्छा तो यही है कि हमें यहां से भाग निकलना चाहिए और प्लान बनाकर इस राक्षस को मारना चाहिए। अमर, तुम ठीक कहते हो। और फिर ये तीनों भी सरोवर के घाट से भाग चलते। जल दैत्य तट पर वहां पहुंचा और बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। लड़की अभी भी उसके कंधे पर बेहोश पड़ी थी। जल दैत्य, भाग गए तीनों। और फिर बड़ी जोर से हंसता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उस लड़की को एक तरफ डालकर अमर और विजय के पीछे चल देता है, कुछ दूर तक पीछा करने। विजय, बलवान भाई, ये तो हमारे पीछे आ रहा है, अब हम क्या करें? लगता है गलत टाइम पर पंगा ले लिया हमने इससे। बलवान, फिक्र मत करो, ये ज्यादा दूर तक हमारा पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह जंगल की सीमा में ही रहता है। यह हमारा कुछ दूर पीछा करेगा और फिर वापस पानी की तरफ से भाग जाएगा, पर तब तक हमें इसके हाथ नहीं आना। चलो और तेज भागो। और तीनों सरपट भाग पड़ते हैं। जल दैत्य भी उनका पीछा लगातार कर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल मगरमच्छ अपने दो पैरों पर खड़ा होकर उनका पीछा कर रहा था। उनके विशाल पूंछ रास्ते में पड़ रही छोटे छोटे पेड़ों को तो एक ही बार में धराशायी कर रही थी। अमर भागते भागते एकदम से रुक गया। विजय, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? दिख नहीं रहा वो किस तरह हमारा पीछा कर रहा है? जल्दी भाग। अमर अपने बैग से बाबा चित्रदेवा द्वारा दिया गया भभूत निकालता है और तेजी से रास्ते पर एक लकीर बना देता है। अमर, देखते हैं भभूत काम करता है या नहीं। चलो अब भागो। और तीनों वहां से आगे भाग जाते हैं। कुछ ही पलों बाद जल दैत्य उस भभूत की बनी रेखा के पास पहुंचता है और एकदम से उससे टकराकर वो तांत्रिक रेखा टूट जाती है। जल दैत्य अपनी खूंखार आंखों से उनकी तरफ देखता है, फिर वापस पीछे हट जाता है और अपनी मस्ती में दोबारा से सरोवर की तरफ लौट जाता है। अमर, वो देखो, वो हमारे पीछे नहीं आ पा रहा, वहीं रेखा के पास से लौट रहा है। विजय, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, वो तो अब वापस सरोवर की तरफ ही लड़खड़ाते हुए जा रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं और यहीं पर मार डालते हैं।